बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि इस तरह के बाबाओं को आखिर कौन रोकेगा, उनकी दुकान कौन बंद करेगा। आसाराम बापू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक नाबालिग लड़की ने ये आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज हुआ है दिल्ली में, 0 एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस मामले के दर्ज होने के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह के बाबाओं को कौन रोकेगा, उनकी दुकान आखिर कौन बंद करेगा। आसाराम पर लगा बलात्कार का आरोप, आश्रम में रहने वाली नाबालिग का आरोप। क्या जेल जाएंगे आसाराम? आसाराम के आश्रम में रहने वाली नाबालिग लड़की ने ही आसाराम पर संगीन आरोप लगाए हैं। घटना जोधपुर की है, लेकिन लड़की ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि बाबा के एक आश्रम में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की की जब तबीयत खराब हुई तो उसके घर वालों को फोन किया गया। जब घर वाले वहां पहुंचे तो पता चला कि बाबा ने इन्हें मंत्र दिया है, लेकिन इसका इलाज करना होगा। वहां से लड़की को जोधपुर आश्रम भेज दिया गया। एफआईआर के मुताबिक आसाराम ने लड़की के परिवार को घर चले जाने को कहा। बताया गया कि लड़की को ठीक होने में वक्त लगेगा। परिवार वाले लौटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें शिष्य के घर में रखा गया। एफआईआर के मुताबिक अनुष्ठान के नाम पर लड़की को दूसरे कमरे में ले जाया गया। आरोप है कि लड़की से कमरे में रेप किया गया। विरोध करने पर मां बाप को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद जब लड़की अपने घर लौटी तो उसने घर वालों को बताया। घर वालों को मालूम चला कि आसाराम दिल्ली में है और रामलीला मैदान में 3 दिनों का कैंप चल रहा है, जिसके बाद घर वाले दिल्ली आए। ये परिवार दिल्ली पहुंचा था आसाराम बापू से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में 18 और 19 तारीख को उनका कार्यक्रम था और ये परिवार दिल्ली आया था इस उम्मीद से कि यहाँ पर उनसे मुलाकात हो पाएगी, लेकिन आसाराम बापू से मुलाकात नहीं हो पाई। सोमवार शाम को दिल्ली पुलिस से मिलकर पीड़ित के परिवार ने सारी कहानी बताई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसका बयान दर्ज कराया। कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। 0 एफआईआर दर्ज करती है दिल्ली पुलिस आसाराम बापू और उनके एक साथी के खिलाफ। मामले की तहकीकात के लिए यहां से पूरी कार्यवाही, पूरी फाइल जो है वो ट्रांसफर कर दी है जोधपुर। 0 एफआईआर का मतलब यह है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर न भी हो तो मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है देश में कहीं भी, और उसके बाद उसे अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये 0 एफआईआर जो दिल्ली में दर्ज हुआ है, ये जिस जगह गुनाह हुआ है उस जगह ये फाइल एफआईआर की और जो भी कागजात हैं वो सारे उस पुलिस स्टेशन में भेज दिए जाएंगे। जोधपुर पुलिस इस मामले की जांच करेगी, आगे की जांच। लेकिन मामला गंभीर है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो जोधपुर में ही मामले की सुनवाई होगी। पुलिस ने बलात्कार की धारा 376, बंधक बनाने की धारा 342 और जान से मारने की धमकी की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन आसाराम बापू की प्रवक्ता इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। 0 एफआईआर है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ से एफआईआर जाएगा उस इलाके में जिस इलाके का बता रहे हैं हादसा, उसके बाद जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा बिल्कुल गलत है, कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। ये रह रह के जो मामले उठते हैं, सोचने की बात है। एक संत जिसने समाज को, दुनिया को इतना कुछ दिया है, उसको ये सब की जरूरत पड़ेगी कभी? इस बीच केस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीड़ित ने जोधपुर में केस दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया था। अब बीजेपी राजस्थान सरकार को घेरने में जुट गई है। ये दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आती है तो दर्ज तो होनी ही चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास गृह मंत्रालय, उनको स्वयं को भी याद नहीं रहता होगा संभवतः। देखिए, अब पीड़िता ये कह रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जोधपुर पुलिस के पास ये प्रकरण आया होगा और वो इस तरह का कोई काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शासन तो वो शासन है जिसमें उनके स्वयं के जो मंत्री हैं वो लोग इसमें संलिप्त होते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में उनके एक वित्त मंत्री थे, उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे। ऐसा नहीं है कि आसाराम का नाम किसी विवाद में पहली बार आया है। विवादों से आसाराम का पुराना रिश्ता है, लेकिन इस तरह के आरोप पहली बार लगे हैं। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसाराम इस बार गिरफ्तार होंगे। विवाद पहले भी होते रहे, लेकिन इस तरह का गंभीर आरोप पहली बार आसाराम बापू पर लगा। लेकिन बड़ा सवाल भी इसके बाद सामने है, वो ये कि इस तरह की बाबाओं की दुकान आखिर कौन बंद करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी विशालानंद मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आसाराम बापू पर इस तरह के नहीं, लेकिन कई विवादों में उनका नाम आता रहा है, कई आरोप उन पर लगते रहे, लेकिन ये जो मामला है वो एक गंभीर मामला है। इस तरह का आरोप उन पर लगना
इसके बाद ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि इस तरह के मामलों में अगर आप धर्म के नाम पर लोगों में विश्वास पैदा कराकर और फिर इस तरह का कोई मामला होता है तो फिर इस तरह के बाबाओं को कौन रोकेगा? हाँ, देखिए, बापू आशाराम जी का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। हर महीने कोई ना कोई विवाद उनके जीवन में आता रहा है। पिछले कई वर्षों से हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मगर ये जो बात आई है, ये थोड़ी सी कहने का मतलब ये नहीं है कि जरा सी, लेकिन ये बहुत उससे ज़्यादा अलग है, क्योंकि बलात्कार का आरोप वो भी उनके आश्रम में दूसरे जिस लड़की ने कहा ये आरोप लगाया है वो नाबालिग बताई गई है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई उसके साथ हमारा म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोई रिलेशन बना था। तो ये एक बहुत बड़ा एक गंभीर अपराध नहीं है, ये तो पाप हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गुजारिश मैं सुनहरा ये करना चाहूँगा कि क्योंकि बापू आशाराम जो हैं वो उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं, तो जो उनकी प्रवक्ता का जो बयान बार बार चल रहा है कि इसमें कुछ दम नहीं है, मैं ऐसा उनसे सहमत नहीं हूं कि इसमें कुछ दम नहीं है। क्योंकि एक लड़की ने सामने आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके घर वालों ने उनसे मिलने की कोशिश की है, तो इसमें दम तो बहुत है। इसमें दम इतना है कि अगर ये आम व्यक्ति के द्वारा किया गया कुकृत्य होता तो गुंजाइश बहुत है, लेकिन ये एक संत के द्वारा किया गया ऐसा घटना है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये सच्चाई है तो फिर तो आशाराम बापू जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा धब्बा हमारे संत समाज के ऊपर लग जाएगा, तमाम देश के कथा प्रवचन करने वाले लोगों पर लग जाएगा, और करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ है ये। अगर इसमें, लेकिन इसमें बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई और भी मोटिव हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहां आरोप लगे हैं और वो गलत सिद्ध हुए हैं। तो अगर ऐसा है तब तो इसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आशाराम बापू के द्वारा किया गया ये कृत्य है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये तो घोर पाप की श्रेणी में आता। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, क्या आप मानते हैं, जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगना या इस तरह के मामले सामने आना, इस तरह का आरोप एक लड़की निकलकर सामने आकर लगा रही है, एक नाबालिग लड़की है वो इस तरह की बात सामने रख रही है, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं है? इस तरह से इतने आपके लाखों करोड़ों प्रशंसक हो, आपके श्रद्धालु जो आपको मानते हो वो हो, उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आए? देखिए, आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत बड़े तरीके से कहा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी की जितनी इज्जत और जितना मर्यादा के लिए साधु संत उत्तरदायी हैं, अगर उस कहते हैं कि नावों की ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए, तो साधु संत संस्कृति के संवाहक हैं। और इस तरह का ये जो वातावरण आ रहा है, ये वातावरण या तो देखिए, अगर इसमें जो दम है, जैसे उन्होंने प्रमोद कृष्ण जी ने कहा, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। अगर दम नहीं है तो ये मिली कोई ऐसी साजिश है कि साधु संतों को किसी भी तरह से, जो अपने आश्रम, कितने साधु हैं जो अपने आश्रम में पीड़ित महिलाओं को, पीड़ित नारियों को, और कितने स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, और अगर ये साजिश शुरू हो गई है तो निश्चित है ये बहुत धर्म और सर्वानंद जी, संस्कारों के साजिश कौन करेगा? साजिश कौन करेगा जब इतने लाखों श्रद्धालु हो, भक्त हो, जो उनको इतना मानते हो? हर साधु पे या हर बाबा पर तो इस तरह का आरोप नहीं लग रहा है, तो साजिश कौन कर रहा है फिर? नहीं, मैं बहन तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि देखिए, जब टेलीविजन पर या होम केबल्स पर ये तांत्रिक मांत्रिकों के जो झंझट आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो एक तरह की बहुत ही खराब घटनाएं चल रही हैं जो समाज को गुमराह कर रही हैं। और हिंदू धर्म के प्रति, सनातन पद्धति के प्रति ऐसा गुमराह वातावरण हो रहा है कि जैसे रक्षाबंधन एक ही दिन होना चाहिए, 2 दिन कर दिया। अभी जन्माष्टमी लो, दीपावली, हर त्योहार को आपने डबल कर दिया। तो अगर जो बहुत प्रतिष्ठित साधु हैं, सम्मानित साधु हैं, तो उनको अपनी प्रतिष्ठा का भी स्वयं ही ध्यान रखना पड़ता है कि वो ध्यान से चलें। जी सर्वानंद जी, विजय विद्रोही इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी सुबह ये बात आई है सामने, उसके बाद 8-10 घंटे बीत चुके हैं। जी पितरोई जी, हाँ जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो आसाराम बापू है उनको कम से कम अभी तक उनका कोई बयान आना चाहिए था? उनको वो, अगर उन पे आरोप झूठे भी लगे हैं तो उनको आके ये कहना चाहिए कि मैं पुलिस के साथ हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं, पुलिस से जो पूछताछ होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। कम से कम इस तरह की बात तो सामने आनी चाहिए ना।
आदरणीय विद्रोही जी, मैं आपसे सहमत हूं। उनको अपने आप अपने बयान देना चाहिए, उनके प्रवक्ता को बयान नहीं देना चाहिए, उनको स्वयं बयान देना चाहिए, क्योंकि ये साधु समाज का, कथा का और जो एक संस्कृति के प्रवाह का बहुत बड़ा मामला है। उनको उनके कहने से क्या है, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस तरह से साधुओं के प्रति इज्जत खत्म हो जाएगी। जी, से बाबाओं की दुकान कौन बंद करेगा? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ इस बीच जैन मुनि लोकेश भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन स्वामी विशालानंद जी, जब अब से पहले हम बात कर रहे थे कि इस तरह के बाबाओं पर जब कोई मामला इस तरह का सामने आता है तो फिर उसमें क्या उनका, क्योंकि इतना बड़ा कद है समाज में, इस वजह से भी वो उस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट जाती है, या फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है? क्या ये वजहें भी हैं? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत में जो इक्वल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सबके लिए है। चाहे कोई व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, चाहे कोई व्यक्ति साधु संत है, या कोई व्यक्ति कोई अभिनेता है, यहाँ पर सबके लिए इक्वल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो भारत के संविधान के हिसाब से हर एक के साथ जुडिशियल जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और लेकिन क्या ऐसा होता है इस समाज में? इस समाज में हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े कद वाले लोग हैं वो बड़ी आराम से एक एस्केप रूट से निकल जाते हैं, और उनके खिलाफ इस तरह की जो एक आम व्यक्ति के साथ दौड़ धूप होती है वो नहीं हो, वो उन लोगों से वो बच निकलते हैं। इसलिए ये भलाई इसमें है, अगर आसाराम बापू के खिलाफ अगर कोई ऐसा प्रश्न उठा है, उनको कोर्ट के सामने जाके, उनको समाज के सामने आके अपना बयान देना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, और बात को रख के अपने आप को जस्टिफाई करें, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा भी नीलम जी ने कहा कि उन्होंने समाज को क्या क्या दिया, मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं, उन्होंने आज तक समाज को क्या दिया सिवाय इसके कि अपना कद बड़ा करने के, अपने व्यक्तिगत धर्म के कैपिटलाइजेशन करने के? उन्होंने समाज को उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मुनि लोकेश, क्या आप मानते हैं जो विशालानंद जी कह रहे हैं कि खुद सामने आना चाहिए था आसाराम बापू को, क्योंकि वो एक आम नागरिक नहीं है ना, वो उनके तो इतने भक्त हैं, उनके इतने श्रद्धालु जो उनको मानते हैं, उन्हें खुद से सामने आना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए? निश्चित रूप से बिल्कुल, क्योंकि सामान्य गृहस्थी भी ऐसा कृत्य करता है तो वह अपराध है, किंतु एक सन्यासी के वेश के ऊपर अगर ये आरोप लगे तो ये आरोप ही नहीं, एक महाआरोप बन जाता है, और हम सामान्य ग्रस्त से भी ये अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे के अंदर जो सन्यासी है, जिन्होंने संसार को त्याग रखा है, उनका अतिरिक्त कर्तव्य बनता है कि वे सामने आए, मीडिया के सामने आए, जनता के सामने आए, और जो सच्चाई है उसको बयान करे। नहीं आए तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है जी। और साथ ही मैं यहाँ पर ये बताना भी चाहूंगी कि आसाराम बापू का पक्ष रखने के लिए उनकी जो प्रवक्ता है नीलम दुबे, उन्हें आना था हमारे इस शो पर, इस चर्चा के दौरान उन्हें शामिल होना था और पक्ष रखना था, लेकिन इस चर्चा को शुरू हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। आसाराम बापू का पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से नीलम दुबे को आना था। आप इस पर कुछ कहना चाहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? मैं ऐसा मानता हूँ कि आसाराम बापू की तरफ से ज़रूर इसका पक्ष रखा जाएगा। बड़े बड़े वकील कोर्ट में आएंगे, उनको बचाने की पूरी कोशिश होगी, दोनों तरफ से कोर्ट जो है मौका देगी। मगर प्रश्न अब कोर्ट का नहीं है, कोर्ट का मामला कोर्ट जानेगा। प्रश्न है नैतिक मूल्यों का, प्रश्न है भारत की संस्कृति, सभ्यता, श्रद्धा और विश्वास का। अगर आसाराम बापू जी पर लगाया गया आरोप सही है, कोर्ट में उनको बचाने की कोशिश ज्यादा होगी, या देखिए मैं विजय विद्रोही जी, केस दबाने की कोशिश ज्यादा होगी? नहीं, कोर्ट का जहां तक सवाल है, मैंने कहा कोर्ट अपना फैसला जब देगा तब देगा। पर आज जो बात उठी है वो ये उठी है, पहला सवाल यहाँ बहुत बड़ा खड़ा होता है कि वो लड़की राजस्थान में, अगर ये घटना घटी तो राजस्थान में किस थाने में गई और किस जिले के लोगों से संपर्क किया, और यदि उसने किया और उसकी रिपोर्ट वहां दर्ज नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा ये फेल्यूर है और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा निकम्मापन है। और मैं विजय विद्रोही जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, देखना, जीरो FIR जो कहा गया है दिल्ली पुलिस के पास अगर इसकी जांच होती तो हमें इस पे बहुत निष्पक्ष जांच की उम्मीद और इसका रिजल्ट कोई आता। राजस्थान की सरकार में इतना दम नहीं है जो आसाराम बापू के खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित कर दे। मैं आज भी यह आशंका व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन अगर आसाराम बापू पर लगाए गए जो भी आरोप लगे हैं वो सच हैं तो फिर ये अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। और बापू आसाराम को
को इस समाज में रहने का लेकिन कोई इससे अधिकार पहले नहीं भी है। आसाराम बापू पे कई आरोप लगे हैं जो सिद्ध नहीं हो पाए। बहुत से मामले कोर्ट कचहरी में अभी चल रहे हैं जिसमें देखा गया है कि वो मामलों को लंबा लटका देते हैं। जितनी भी कानूनी अड़चने या कानूनी जो दाव पेच हैं उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा वो एक अहम बात है कि नैतिक मूल्यों का यहाँ प्रश्न है और बाकी समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है वो एक बड़ा प्रश्न है। इस पर बात करेंगे, आगे चर्चा जारी है। लेकिन इतने बड़े बाबा जिनका इतना प्रभाव है, क्या उन पर पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है कि उनके पास जाकर ये मामले में उनको तमाम सबूत वो इकट्ठे किए जाएं, और खासतौर पर ये मामला उनके अपने आश्रम का मामला है? मेरा बिल्कुल ठीक, वो वकील साहब भी ठीक कह रहे थे, लेकिन ये संत हैं, बाबा हैं, जैसे आप कह रहे हैं कथावाचक हैं। लोकेश मुनि जी ने जो कहा सन्यासी, सन्यासी शब्द का प्रयोग इनको जैन मुनि को नहीं करना चाहिए। सन्यासी एक 10 नाम अखाड़ों की परंपरा है। तो ये एक गृहस्थ संत हैं, एक कथावाचक हैं, इनके बच्चे हैं, इन्होंने कोई त्याग नहीं किया है। तो गृहस्थ संत एक कथावाचक हैं, इसलिए इनको सन्यासी की कैटेगरी में इनको नहीं बोलना चाहिए। कि तो अब ये है कि देखिए अपराध तो अपराध है, और अपराध अगर साबित होता है तो निश्चित ही उस अपराध में चाहे कोई हो, किसी भी तरह का हो, चाहे बहुत बड़ा राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी फॉलोइंग हो, उससे कोई अपराध हुआ है तो उसको दंड तो मिलेगा ही। लेकिन बिना अपराध के अगर कोई साजिश है, अगर किसी ने, क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल नजदीक साधुओं के जिनका जो कथावाचक हैं, फेमस हैं, लोग कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने के लिए कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं। देखिए बात सिर्फ फेमस होने की नहीं है, बात सिर्फ, लेकिन सर्वानंद जी आपको लगता है, सर्वानंद जी बात सिर्फ फेमस होने की नहीं है, बात है कि जो संत का व्यक्तित्व और संत की जो डिस्पोजिशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। संत का व्यक्तित्व इस तरह नहीं होता कि वो लुभावनी लच्छेदार बातें करे और लोगों को मिसगाइड करे। संत का व्यक्तित्व ही होता है कि वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन होता है और वो समाज के हित के लिए। विशालानंद जी बोल रहे हैं, विशालानंद जी बोल रहे हैं। सर्वानंद जी नहीं, भले ही वो संत नहीं है, सन्यासी नहीं है, कथावाचक है ना। कथावाचक जो प्रतिदिन लाखों लोगों को उपदेश देते हैं, लाखों लोगों को जो है उद्बोधन देते हैं, तो उनकी विशेष जवाबदारी बनती है। उनकी विशेष जवाबदारी बनती है, पूरे समाज को, पूरे समाज के मार्गदर्शक बनते हैं। जो वो सन्यासी जो संन्यास्त हो जाता है, ना तो वो आश्रम बनाता है, ना वो इस तरह के वो करता है। देखिए, जो आप सन्यासी और संत शब्द को पकड़ करके हवा मत निकालिएगा। मूल कथावाचक जो लाखों लोगों को प्रतिदिन प्रेरित करता है, उनकी विशेष जवाबदारी बनती है ना। सिर्फ जवाबदेही नहीं बनती, उनका जो स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन होता है बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के सामने। जी समझता सकला। हमारे साथ इस बीच नीलम दुबे भी जुड़ गई हैं, हमारे साथ नीलम दुबे जुड़ गई हैं। सर्वानंद जी आपको बताना चाहूंगी, नीलम दुबे जो प्रवक्ता हैं आसाराम बापू की। नीलम दुबे जी इस मामले में हमारे साथ तमाम यहाँ पर मौजूद हैं संत, उनसे हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसको लेकर। अभी तक आसाराम बापू लेकिन सामने नहीं आए हैं, क्या उन्हें अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए इस तरह का गंभीर आरोप जब उन पर लगा है? नीलम जी देखिए, आरोप जब लगते हैं तो मीडिया बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता है, लेकिन जब आरोप खारिज होता है तो मीडिया फिर गायब हो जाता है, फिर नहीं बोलता है। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, ये 0 FIR है, जहाँ हादसे की जो जगह बता रहे हैं वहां जाएगा FIR का कॉपी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, नतीजा सामने आने दीजिए। सच्चाई जब सामने आएगी तो आपको भी पता चलेगा कि कितना गलत था ये सब जो आप बोल रहे हैं। जी, लेकिन नीलम जी, क्या आसाराम बापू जिनके इतने भक्त हैं, क्या उन्हें अपने भक्तों के लिए ही सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए, या वो तमाम लोग जो उनमें विश्वास रखते हैं उनके लिए? आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा मुझे सुनाई दे रहा। देखिए, सिंपल सी बात है, बापूजी के भक्त बहुत है, करोड़ों में है। करोड़ों में जब बापूजी के साधक हैं तो ऑब्वियसली है, जब साधक बापूजी के पास आता है तो अपने ऐब छोड़ देता है, उसकी परेशानियां भी छूट जाती हैं, जो अस्वस्थ होते हैं वो स्वस्थ होने लग जाते हैं। और बापूजी साफ साफ कहते हैं कि ये ऑपरेशन, मतलब जैसे कि कई हम में से बहुत लोगों ने सिजेरियन कराया, उसके बाद सिजेरियन हमने बंद करा दिया, नहीं कराएंगे सिजेरियन। तो ऐसी कई चीजें हमारी सुधरी है। किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने सिगरेट छोड़ दी, और किसी ने चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब करोड़ों लोग यूज करना बंद कर देंगे तो कुछ का कुछ बाजार में हलचल होती है। तो ये विदेशी ताकतें हैं जो भारत की संस्कृति को पनपते
हुए देखना नहीं चाहती हैं और इस वजह से वो कुछ न कुछ गुफअप तो करती वो विदेशी ताकतें एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल कर रही हैं। सिर्फ एक प्रश्न करता हूं, भारतीय संस्कृति को लेकर उन्होंने क्या किया समाज में? ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल कर रही है? भारतीय संस्कृति की जड़ें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, कथा कहानियों तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी उतरी हुई है। भारतीय संस्कृति के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, मैं आपसे पूछता हूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, नीलम जी, सच सामने आएगा तो आप नहीं चलाएंगे। नीलम जी, विजय विद्रोही आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी विजय, ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल करके इतने बड़े संत पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं? देखिए, ये आरोप लगने आज से शुरू नहीं हुए विजय जी, ये आपको भी अच्छे से पता है कि आरोप बहुत पहले से लग रहे हैं। एक यही आरोप बचा था, वो भी लगा दिया। इसका भी जब खंडन होगा तो आप वो भी नहीं लगाएंगे। नहीं, लेकिन विशालानंद जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विशालानंद जी, आप सवाल नहीं, नीलम जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। नीलम जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति को क्या कंट्रीब्यूशन था? बीच में रहते हैं, वहाँ ये संभव कैसे है? क्योंकि हमारे आप जिन शास्त्रों की बात करते हैं उनमें लिखा है कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। आप भी एक महिला है, आप भी एक महिला है और एक लड़की आरोप लगा रही है नीलम जी, और आप उनके उस लड़की के आरोपों को सिरे से अभी जांच शुरू नहीं और आप ठुकरा रही हैं। संभव भी नहीं है, ये चीज संभव भी नहीं है। आप नीलम जी से सवाल नीलम जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, आसाराम बापू के खिलाफ इस तरह की साजिश हो रही है, एक लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों ईपी में गड़बड़ है? क्यों आसाराम बापू के खिलाफ ही इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं? और भी संत हैं, और भी तमाम संत हैं जिनके श्रद्धालु हैं, जिनको कथावाचक है, जिनको बहुत लोग मानते हैं। तो बोल रही हूँ, क्यों ऐसा आसाराम बापू के साथ बातें करना, इस प्रकार की बातें करना जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर कभी सुन भी नहीं सकता, क्या ये संत की परिभाषा है? बोलूं? जी बोलें नीलम जी। मैं बोलूं? हाँ, देखिए, बापू जी के जो साधक हैं करोड़ों में है और जब से मीडिया में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हुआ है तब से हर पूर्णमासी पे 20 से 25 हजार लोग और साथ जुड़ जाते हैं, शिष्य मतलब दीक्षा ले लेते हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या होता है कि बापूजी जब बोलते हैं कि सिगरेट ठीक नहीं है, सिजेरियन ऑपरेशन ठीक नहीं है और आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो वो साधक छोड़ते चले जाते हैं। तो बट ऑब्वियस है कहीं न कहीं हलचल होगी, ये बहुत आसानी सी बात है। जी अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, वो लगातार बार बार कोल्ड ड्रिंक छोड़ने की बात या जो सिगरेट छोड़ रहे हैं इस वजह से विदेशी ताकतें साजिश कर रही हैं आसाराम बापू के खिलाफ, इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। नीलम जी, देखिए सुमेरा, साजिशें भी होती हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है बात को, लेकिन गलत कामों से सिर्फ आसाराम बापू रोक रहे हैं, बाकी और कोई नहीं रोक रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो नीलम जी बोल रही हैं उनको बोलना बिल्कुल ठीक है, उनकी भक्त हैं तो उनका पक्ष लेंगी, क्योंकि जब श्रद्धा आती है तो आंख बंद हो जाती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नीलम जी की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर प्रश्न ये उठता है कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ देना, चाय छोड़ देना या शराब छोड़ देना एक अलग बात है कि हम जितना भी बताते हैं लोगों की भलाई के लिए बताते हैं, मगर ये मामला दूसरा है। ये किसी एक चोरी का या पानी ज्यादा बहा देने वाला मामला नहीं है, ये एक नारी की अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा मामला है, ये भारत के संतों की मर्यादा और प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। यदि इसकी जांच निष्पक्षता होती है, मुझे डाउट है कि इसकी जांच निष्पक्ष होगी। मैं जवाब देती हूं। हाँ, नीलम जी, कोल्ड ड्रिंक और शराब की तो खपत बढ़ती जा रही है देश में। मुझे नीलम जी पूरा करने दीजिए, मुझे जांच होगी, सच सामने आना चाहिए, और जब तक सच सामने ना जी नीलम जी, उनको बात पूरी कर लें। मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच, क्योंकि जहां घटना घटी तो इसमें सवाल कई खड़े होंगे कि घटना घटी तो उस जिले की पुलिस के पास क्या वो पीड़ित बच्ची गई, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई, और अगर गई तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई। मुझे लगता है ये जोधपुर का मामला है और राजस्थान की सरकार में इतनी कुवत नहीं है, क्योंकि जोधपुर जो है उसका संबंध मुख्यमंत्री के गृह जनपद से है, कल जा रही है, चुनाव का मामला है, कल जा रहे हैं संत वहां, जो तो ये विषय इसमें एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ नीलम दुबे जी भी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं आसाराम बापू की। नीलम जी, ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम बड़ा सवाल उठा रहे थे कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि इतना प्रभाव है आसाराम बापू का। इसके पहले भी जो तमाम मामले हुए उसमें कोर्ट को कई बार उन्हें बुलाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट तक नहीं गए। क्या कहना चाहते हैं मैं समझी नहीं। हमारे यहाँ निष्पक्ष जांच नहीं होती हमारे देश में, कहने का मतलब ये तो नहीं है।
मेरा कहने का मतलब ये है नीलम जी कि राजस्थान की सरकार में इतनी कुव्वत नहीं है जो आशाराम बापू जी के खिलाफ कोई स्टेप उठा सके, वो भी चुनाव के साल में। क्योंकि राजनीति में कई लोग ऐसे हैं, देश की संसद में हैं। पीजे कुरियन का मामला है, लड़की ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि बलात्कार हुआ, गेस्ट हाउस में कुरियन मौजूद थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। कई बार ऐसे मुद्दे उठे हैं। तो ये जांचें जो हैं, जांच का सवाल नहीं है, जांच में तो जो आएगा आएगा। पर प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि बापू के ऊपर लगाया गया आरोप एक साजिश है तो ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा घोर पाप है। तो ये इस पर नैतिकता की बात आती है। हमारे देश की मर्यादा और हमारे देश की श्रद्धा सभी दांव पे लग गई है। तो ये प्रश्न उठ रहा है, बहुत हमारे सामने है। जी नीलम जी, क्या आपको लगता है ये प्रश्न है जो अहम प्रश्न है सामने है? दाव पे कुछ भी नहीं लगा प्रमोद जी, आपने अपना संशय बताया है, कोई बात नहीं, दाव पे कुछ भी नहीं लगा। जांच होने दीजिए। जहां तक आपने राजस्थान सरकार पे सवाल उठाया तो वो तो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन हमें लगता है कि जब जांच होगी, और दिल्ली पुलिस भी इसमें सक्रियता दिखा रही है, और जोधपुर सरकार अब क्योंकि मीडिया ट्रायल हो गया इसलिए वो अलर्ट होके इस पे काम करेगी, तो हमें लगता है जांच में कुछ न कुछ आएगा ही, और जांच आने तक इंतजार कर सकते हैं। तो ये बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, भी जांच आई तो है नहीं। तो आसाराम दीजिए, आपने तो ये भी सुना है कि मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। तो संत आसाराम, आप को लगता है कि पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देंगे? कब नहीं दिया ये बताइए। जितने आरोप आज तक लगे हैं, हर आरोप में संत आशाराम जी ने पूरा सहयोग दिया है। कब नहीं दिया वो दिन दिखा दीजिए, वो बताइए। ठीक है मुनि लोकेश, लेकिन जब इस तरह का गंभीर आरोप लगा, बापू गए कोर्ट में, ठीक है, और जितने सवाल पूछे उतने सवालों के जवाब दिए। 8 घंटे सवाल ट्रायल चला, 8 घंटे बापूजी ने जवाब दिया। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी वो सहयोग करेंगे, मदद नहीं करेंगे, इस मामले में भी सहयोग करेंगे, पूरी की पूरी बापूजी सहमति रखते हैं। ठीक है मुनि लोकेश, लेकिन जिस तरह की बात बिल्कुल करेंगे, ये सामने आई है, जिस तरह का आरोप लगाया और साजिश की बात भी की जा रही है कि एक बड़ी साजिश है जो आसाराम बापू के खिलाफ हो रही है, लेकिन इस तरह के जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बाबा हैं, जो कथावाचक हैं या संत हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगना, क्या वो अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? और बार बार विवादों में उनका आना। देखिए सुमेधा जी, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, बापू कथावाचक नहीं है। माय डियर, एक बात, एक करेक्ट योर सेल्फ, बापू सिर्फ कथावाचक नहीं है, बापू ब्रह्मज्ञानी संत है। करेक्ट योर सेल्फ, फिर तो आरोप और संगीन हो जाते हैं। संत है, ये सिर्फ कथावाचक नहीं है। तो आरोप और संगीन हो जाते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट ठीक करिए। जी, ये इतनी गलत बयानबाजी मत करिए। ठीक है नीलम जी, ठीक है नीलम जी, सही बात बोलिए। आप पहले बोलिए कि बापूजी ब्रह्मज्ञानी संत है, कथावाचक नहीं। ठीक है, नहीं, आप स्टेटमेंट अपनी करेक्ट करिए। आप स्टेटमेंट करेक्ट करिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। नीलम जी, वो कथावाचक है ना, करेक्ट योरसेल्फ, वो कथावाचक है। नीलम जी, अगर आप इस पे प्रश्न करेंगे तो आध्यात्मिक चर्चा फिर कीजिए, फिर धार्मिक धर्म चर्चा कीजिए, फिर उस पर हम आपको जवाब देते हैं। नहीं जी, हमारे साथ यहाँ स्वामी विशालानंद मौजूद है जो इस पर आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कथावाचक है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी संत को आपने कथावाचक कैसे कह दिया? नहीं, अभी तो हम आरोपों की बात कर रहे हैं। चलिए, कथावाचक पर बलात्कार का आरोप भी लगा है, आपके नजरिए में ब्रह्मज्ञानी पर बलात्कार का आरोप लगा है। ठीक है नीलम जी, आपसे सिर्फ एक प्रश्न है। चलिए, ब्रह्मज्ञानी पर बलात्कार का आरोप लगा है। आपसे सिर्फ एक प्रश्न है, क्या ब्रह्मज्ञानी की परिभाषा बता सकते हैं? ब्रह्मज्ञानी किसे कहा जाता है? चर्चा में नहीं जा रहे। नीलम जी, आप जो कह रही है वो ब्रह्मज्ञानी संत है, ठीक है, चले जाइए। नीलम जी, आप कथावाचक, ठीक है, आप एक संत की बात करते हैं, मैं जो आरोप लगे उनकी बात कर रहे हैं। और से आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या आप ब्रह्मज्ञानी संत की परिभाषा बता सकते हैं? क्या है, क्या चीज किसी को ब्रह्मज्ञानी बनाती है? ऐसा क्या चीज है जिससे आप उन्हें ब्रह्मज्ञानी कह सकते हैं? लंबी हो जाएगी। हाँ, लंबी जवाब दें नीलम जी, आप थोड़ा सा नीलम जी आपको जवाब देंगे, आप बताइए। दीजिए नीलम जी, जवाब दे दें आप। नहीं है, दे दें नीलम जी, आप जवाब दें। मैं वही तो पूछ रही हूँ, ब्रह्मज्ञानी संत की परिभाषा पे अगर आप बापूजी से मिल लीजिए, जो उनसे मिलने के बाद आपको फील होगा, वही ब्रह्मज्ञानी की संत की परिभाषा है। नीलम जी, आप सवाल से बच रही हैं, जिस पर आप प्रखरता से बात सामने रख रही हैं। गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी संत नहीं होता। आप इतनी प्रखरता से जिस बात को रख रही थी उसकी परिभाषा आप नहीं बताना चाहती हैं, आप सवालों से बचना चाहती हैं, या इस मामले में आसाराम बापू भी सामने नहीं आना चाहते? क्योंकि ये गंभीर मामला है और वो तमाम लोग जो उनमें विश्वास रखते हैं, कम से कम उन्हें तो सामने आना चाहिए। जी, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।